में आज ऐसा व्यक्तित्व हमने विधानसभा के रूप में अपने क्षेत्र से चुन के भेजा था कि आज वो इस उत्तराखंडी नहीं पूरे देश का सिरमौर बन चुके हैं। आज नरेंद्र भाई मोदी जी की भी अगर कोई पहली पसंद है तो केवल और केवल हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं। मैं ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे युग पुरुष को इस मंच में बुलाना चाहता हूं कि वो आए और इस खटीमा चटिया फार्म समेत 70 की 70 विधानसभाओं को संबोधित करेंगे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी। अच्छा, ठीक करेगी सिर्फ भाजपा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 मातरम। 5 साल बेमिसाल नए इरादे युवा सरकार। आज इस धन्यवाद आज ये कार्यक्रम जो पूरे प्रदेश के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं में 5 साल के सरकार के द्वारा किए गए कामों को लेकर आप सबके सम्मुख मैं कहूंगा कि एक तरह से रिपोर्ट कार्ड या अभी तक जिन जिन कामों के लिए जो प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा उन सभी को लेकर आज एक जन मिलन का कार्यक्रम सभी विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है। मुझे बताया गया है कि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, हमारे सभी मंत्रीगण जुड़े हुए हैं, हमारे सभी विधायकगण जुड़े हुए हैं, हमारे आदरणीय सांसदगण जुड़े हुए हैं, हमारे रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी हल्द्वानी से जुड़े हुए हैं। ऐसे सभी हमारे माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और आज मैं अपनी कर्म भूमि आप सबके बीच में आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज मुझे मुख्य सेवक के रूप में पूरे उत्तराखंड को अपना संबोधन देने का अवसर इस भूमि से मिल रहा है। भाइयों बहनों, 2017 से हमारी सरकार चल रही है और ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन में और उनके मार्गदर्शन में काम कर रही है। इस सरकार ने पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार ने यहां के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार उत्तराखंड राज्य की तरक्की के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी। अगर हम सड़कों के क्षेत्र की बात करें तो आप देखते होंगे 2014 में जब माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे उस समय सड़कों की हालत क्या होती थी। चाहे आज हम ऑल वेदर रोडों की बात करें, चाहे हम चारों धामों को जाने वाली सड़कों की बात करें, या हम देहरादून से दिल्ली जाने वाली सड़क की बात करें, हरिद्वार से दिल्ली जाने वाली सड़क की बात करें, या हमारे यहीं से जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं यहां खटीमा से लेकर टनकपुर होते हुए पिथौरागढ़ की सड़क की बात करें, या खटीमा से रुद्रपुर होते हुए रामपुर जाएं, या काशीपुर जाएं, या हरिद्वार जाएं, या काठगोदाम से सीधे रामपुर की सड़क को जोड़ने की बात हो, चाहे आज 4 धामों को जाने वाले सड़क हो, जिस प्रकार से इन सड़कों के क्षेत्र में काम हुआ है
ये भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुआ था न कभी भविष्य में इस प्रकार की कोई कल्पना हो सकती है। भाइयों बहनों, देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने उत्तराखंड को अपने विकास के मापदंड में एक विशिष्ट स्थान उसके लिए दिया हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जब आपदा आई थी, उस केदारनाथ आपदा के समय में पूरा का पूरा केदारनाथ भगवान का जो परिसर है, बाबा केदार का स्थल है, वो बाबा केदार का स्थल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। और सैकड़ों वर्षों में किसी ने सोचा भी नहीं था कि नया स्वरूप कैसा होगा। इस नए स्वरूप को बनाने का काम अगर किसी ने किया है, आज विश्व के नक्शे में आप सब लोग याद होगा कि 5 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी दीपावली के ठीक एक दिन बाद केदारनाथ जी आए थे, और वहां पर जिस प्रकार से आज कायाकल्प हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 400 करोड़ रुपए की योजनाएं वहां पर चल रही हैं, 225 करोड़ की योजनाओं का काम वहां पर पूरा हो गया है। आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम भी बनाया जाने वाला है, उसके लिए भी 250 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो गई है। गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, और हमारे कुमाऊं मंडल में एक मानस खंड कॉरिडोर बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में सारे मंदिरों को जाने वाले रास्ते सुगम होने वाले हैं। चाहे यहां से लेकर लिपुलोक तक जाने वाला सड़क हो, चाहे हमारा कर्णप्रयाग से हल्द्वानी को जोड़ने वाला सड़क हो, सारे सड़क भारतमाला श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तावित किए जा चुके हैं। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हमारे देश के सड़क परिवहन मंत्री जी खटीमा आए थे। उस दिन उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो हमारी इसी खटीमा मार्ग से सीधे कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा होगी। आज हम चाहे रेलवे की बात करें, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन एक सपना हुआ करती थी, आज वो सपना साकार हो रहा है। बीच पहाड़ों के बीच में से रेल पहाड़ को जा रही है, और 2024 तक कर्णप्रयाग से ऋषिकेश रोग रेल से आएंगे। जहां के बच्चों के लिए मैं आपको बताता हूं कि पिछले कुछ दिनों पहले, आज से 3 साल पहले, देवाल जो हमारा चमोली जिले का एक ब्लॉक है, और उससे आगे भी एक गांव है घेस, उस घेस गांव के बच्चे देहरादून में आए थे। हमारे एसएसपी साहब जानते हैं घेस और देवाल ब्लॉक का एक गांव है घेस। तो उस गांव के बच्चे देहरादून आए हुए थे। तो मैंने उन बच्चों से पूछा कि आप लोग क्या क्या देखने यहां आए हो। तो बच्चों ने कहा कि हम एफआरआई देखना चाहते हैं देहरादून में, हम सर्वे ऑफ इंडिया देखना चाहते हैं, हम ओएनजीसी की बिल्डिंग देखना चाहते हैं, हम आईआईपी देखना चाहते हैं, हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ राजभवन, विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास, ये सब हम देखना चाहते हैं। और उन्होंने कहा हम रेल भी देखना चाहते हैं। बैठ जाइए डीएम साहब, हम रेल भी देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों ने कभी रेल नहीं देखी? बोले हमने रेल प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखी है, टेलीविजन पर हमने रेल देखी है। आज भी हमारे बहुत सारे गांव के ऐसे बड़े बुजुर्ग होंगे जिन्होंने रेल भी नहीं देखी होगी प्रत्यक्ष रूप से। तो उनके लिए सपना था। आज 125 किलोमीटर की जो रेल लाइन है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो रही है। 2024 तक पूरी बनकर तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारे यहां टनकपुर से बागेश्वर
रेल लाइन की मांग बहुत लंबे समय से थी। 30-40 वर्षों से लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे थे कि रेल लाइन बननी चाहिए। वो रेल लाइन भी अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह हमारा संकल्प है कि टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन जाएगी। अब 155 किलोमीटर की यात्रा बागेश्वर के लोग टनकपुर होते हुए यहां तक करेंगे, पहाड़ों तक जाएंगे। इसी प्रकार से एम्स हमारा ऋषिकेश का काम कर रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है। ऋषिकेश का एम्स हजारों लोगों को रोज अपनी सेवाएं देने का काम करता है। इसके साथ साथ इस कुमाऊं मंडल के लिए भी एम्स का एक सैटेलाइट सेंटर खोले जाने की स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी हमको रेल लाइन की सौगात दी है। जल्दी आने वाले समय में हमारे इस बागेश्वर से टनकपुर तक की रेल यात्रा आने वाले वर्षों में पूरी होगी। उसके लिए 29 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है। देहरादून में पानी की देहरादून में जो हवाई अड्डा है वो हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। पंतनगर का जो हवाई अड्डा है हमारा, ये पंतनगर का हवाई अड्डा भी जल्दी इसको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने के लिए भारत सरकार के स्तर पर इस पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम आज हम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। लगातार योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, लगातार हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, प्रदेश के अंदर आप सबके आशीर्वाद से मुझे भी मुख्य सेवक के रूप में 4 जुलाई 2021 से मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर आप सब लोगों ने दिया है। मेरे महान खटीमा की जनता ने मुझे यहां से लगातार सेवा का अवसर प्रदान किया। मेरे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। 6 महीने पूरे हो गए। 4 जुलाई को हमने एक एक पल और एक एक क्षण अगर किसी काम में लगाया है तो वो केवल और केवल अपने उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए लगाया है। इन 6 महीनों में 600 से भी अधिक फैसले लिए। केवल फैसले ही नहीं लिए, फैसलों के साथ साथ उनको धरातल पर भी उतारा है। केवल घोषणाएं नहीं करी हैं, जो भी हमने प्रादेशिक स्तर पर घोषणाएं की हैं, उन सारी घोषणाओं के शासनादेश निकाले हैं। उनका सबका हमने वित्तीय प्रबंधन किया है और वित्तीय प्रबंधन करके उनको धरातल पर उतारने की हमने प्रक्रिया को जारी किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में आज आपकी सरकार है। युवा शक्ति और ऊर्जा से भरपूर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड की जो युवा शक्ति है वो आने वाले समय में उत्तराखंड का भाग्य बदलेगी और ये युवा हमारे विकास के वाहक बनेंगे, प्रगति के वाहक बनेंगे, गति के वाहक बनेंगे, उन्नति के वाहक बनेंगे। हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे होगा। हमने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 4 जुलाई को जब शपथ लेने के बाद मैंने सबसे पहले कोई काम किया तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि 24,000 पद जो हमारे सरकारी नौकरियों में रिक्त हैं, उन 24 के 24,000 पदों पर हम नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस दौरान हमने रात दिन एक करके
हमारे लोक सेवा आयोग के लोगों ने भी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लोगों ने भी, हमारे सभी विभाग के लोगों ने भी लगातार ताबड़तोड़ उसमें बैटिंग करके आज सारे ही पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसी प्रकार से पिछले कई सालों से पुलिस विभाग की भर्तियां बंद थी। उस पुलिस विभाग की भर्तियों को भी हमने खोलने का काम किया है। 1734 पद पुलिस विभाग के हमने निकाल दिए हैं, जिन पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। भाइयों बहनों, अभी मैंने 15 अगस्त 2021 को प्रदेश के संबोधन में जो हमारा पुलिस लाइन से होता है, उसमें अपने संबोधन में मैंने घोषणा की थी कि हम प्रदेश के अंदर जो 10वीं और 12वीं के छात्र हैं, उन 10वीं और 12वीं के छात्रों को, चूंकि कोरोना महामारी के समय में मैंने देखा था बहुत सारे ऐसे छात्र और छात्राएं थे जिनके माता पिता के पास इतने संसाधन नहीं थे, उनके पास कोई ऐसा मोबाइल फोन भी नहीं होता था जिससे वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ पाते, ऑनलाइन चीजों को सीख पाते। हमने तय किया था कि प्रदेश के 2,65,000, जिसमें 10वीं और 12वीं के और साथ ही महाविद्यालयों के जितने भी छात्र हैं, उन छात्रों को हम मुफ्त में टैबलेट देने का काम करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल के पहले दिन 1 जनवरी 2022 को हमने ये प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और 1,59,000 छात्रों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 12,000 रुपए हमने उनके बैंक खातों में डाल दिए हैं। महाविद्यालय के छात्रों के खातों में भी आने वाले हैं। इसी प्रकार से हमने पिछले दिनों कहा था कि हम नई खेल नीति लेकर आएंगे। मैंने 15 अगस्त 2021 को ये भी घोषणा करी थी कि हम नई खेल नीति लेकर आएंगे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम नई खेल नीति भी लेकर आए हैं और नई खेल नीति के माध्यम से अब सारे ऐसे बच्चे, चाहे किसी मजदूर का बेटा होगा, किसान का बेटा होगा, रिक्शे वाले का बेटा होगा या तांगे वाले का बेटा होगा, अगर वो खेलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, तो उसको अब कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। नई खेल नीति में हमने प्रावधान किया है। पहले तक होता यह था कि जब भी कोई बच्चा, आप लोगों के बीच में से भी बहुत सारे बच्चे, इस क्षेत्र से, हमारे उत्तराखंड के अंदर से बहुत सारे बच्चे योग्यता वाले हैं, क्षमतावान हैं, प्रतिभावान हैं, लेकिन जब वो खेलने जाना चाहते हैं तो उनको बहुत समय में बहुत बार जाने की परेशानी होती है। उनके पास किराया नहीं मिलता है, उनको खाने के लिए जो अच्छा पौष्टिक आहार चाहिए, पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, उनको रहने के लिए नहीं मिलता है। हमने नई खेल नीति में सारा प्रावधान किया है। मैंने देखा है कि जब कोई बच्चा अच्छा खेलता है और अच्छा खेलने के बाद वो कोई पदक लेकर आता है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उसको इनाम देने वालों की लाइन लग जाती है। लेकिन जब वो खेलने जाता है तो उसको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दर दर से गुजरना पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रख के हमने तय किया कि हम नई खेल नीति ऐसी नीति के रूप में लाएंगे जिससे कि आने वाले समय में कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची, कोई हमारी बेटी, कोई हमारा बेटा अगर प्रतिभावान है, क्षमतावान है, तो उसके अभाव संसाधन अब उसकी राह के रोड़े नहीं बनेंगे, बल्कि अब सरकार उसके सहयोगी के रूप में उसको मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, पिछले साल 2020 में और 21 में कोरोना की महामारी रही। इसमें बहुत सारे एग्जाम हो नहीं पाए,
और एग्जाम नहीं हो पाने के कारण से हमारे बहुत सारे भाई बहन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते थे, वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग नहीं ले पाए। उसके लिए हमने तय किया कि हम 1 साल प्रतियोगी परीक्षाओं की आयु सीमा बढ़ाएंगे और 1 साल का हमने रिलैक्सेशन दिया है, 1 साल की छूट दी है। इसी प्रकार से जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, लोक सेवा आयोग की आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, क्योंकि कोरोना महामारी के समय में सभी को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उनके माता पिता को भी बहुत सारी जगह पर उनका काम नहीं चल पाया, किसी का व्यापार था, व्यापार नहीं चल पाया, तो उनको फॉर्म भरने के लिए किसी को और देखना न पड़े, कहीं गिड़गिड़ाना न पड़े, हाथ न फैलाना पड़े। इसलिए हमने तय किया, हमारी सरकार ने तय किया कि इस साल जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उन सारी प्रतियोगी परीक्षाओं को हम निःशुल्क करेंगे, उनमें कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हमारे बहुत सारे भाई बहन जो प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, आईएएस की, पीसीएस की, पीपीएस की, लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली एनडीए की, सीडीए की, सीडीएस की, उसके बाद आगे पढ़ने के लिए उनके पास ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए, अपनी किताबों के लिए अगर माता पिता उसको वहन नहीं कर पाते तो उनको भी किसी की ओर हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए भी हमारी सरकार ने तय किया कि हम 50,000 रुपए की व्यवस्था प्रत्येक छात्र और छात्रा के लिए करेंगे। हम लगातार समाज के हर वर्ग का जीवन ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इस विकास यात्रा को सर्वस्पर्शी बना रहे हैं। हमने राज्य आंदोलनकारियों का, चूंकि एक खटीमा राज्य आंदोलनकारियों की धरती है, हमने तय किया कि आज जो पति या पत्नी दोनों आश्रितों में से एक भी है, अगर आंदोलनकारी होगा, उनको पेंशन मिल रही होगी, तो उनकी पेंशन उनके पति या पत्नी में से देने की हमने व्यवस्था सरकारी रूप से कर दी है। ये घोषणा मैंने 15 अगस्त को की थी, इसका शासनादेश निकाल दिया है। ग्राम प्रधानों का हमने मानदेय बढ़ाया, त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले सभी का मानदेय बढ़ाया है, आशा बहनों का बढ़ाया है, हमारी आंगनबाड़ी बहनों का बनाया है। आज मैं यहां आने से पहले आंगनबाड़ी बहनों के डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में सीधे बैंक का उनके बैंक के माध्यम से उनके खातों में पैसा डालने का काम करके यहां पर आया हूं। हमने अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया है, 15,000 से 25 किया है। शिक्षा मित्रों का भी हमने 15,000 से 20,000 किया है। इसके साथ साथ भोजन माताएं, पीआरडी के जवान हैं, हमारे जो वृद्धावस्था पेंशन जो मिलती थी, उस पेंशन को भी हमने अब 1200 से 1500 करने का निर्णय किया है। और पहले यह था कि पहले केवल परिवार में 2 बुजुर्गों में से, बुजुर्ग दंपत्ति में से किसी एक को पेंशन मिलती थी। हमने तय किया, इस बार की हमारी पिछली कैबिनेट में हमने 5 तारीख को तय किया कि अब दोनों को, हमारी सरकार दोनों को पेंशन देने का काम करेगी। बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है। अब मैं बोलूंगा, सरकारी कर्मचारियों का मामला हो, चाहे उपनल कर्मचारियों का मामला हो, चाहे हमारे किसी अन्य सेक्टर में काम करने वालों का हो, सबके लिए हमने कहा कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे। और हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की तरक्की में सबका योगदान हो। 50 साल से भी अधिक लंबित जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं को भी स्वीकृति की ओर ले जा रहे हैं, उनको भी स्वीकृति मिल रही है। इसका उदाहरण है अभी लखवाड़ जो योजना है हमारी, पिछले कई वर्षों से लटकी हुई थी। प्रधानमंत्री जी जब देहरादून आए थे, मैंने उनसे अनुरोध किया था कि लखवाड़ की योजना को स्वीकृति मिलनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने लखवाड़ जो योजना बहुत सालों से लटकी हुई थी, उस योजना को स्वीकृति प्रदान की, उसका भी अभी शिलान्यास हो गया है। ऐसे तमाम क्षेत्रों में काम हो रहा है। भाइयों बहनों, बोलने के लिए बहुत चीज है, अगर बोलते रहो तो मैं कई घंटे इसके लिए कम पड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा एक दिन
आप खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे। अब मैंने उस दिन भी कहा कि मेरी आत्मा, मेरा दिल, और मैं मुख्य सेवक बनने के बाद जितनी बार खटीमा आया हूं, शायद ही कोई मुख्यमंत्री उतनी बार अपने क्षेत्र में जाता होगा। इस क्षेत्र में नहीं आया था तो मैंने यहां कार्यक्रम करने वालों से पूछा कि इस बार मैं चटिया आऊंगा और बिछुआ से हाँ, बैठ जाओ भी, अलग से बात करेंगे। बैठ जाओ। तो खटीमा से लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, मेरे से पूछा उन्होंने। मैंने कहा भाई एक बार मैं आज जो है आप भी सब लोगों से पूछता हूं, क्या मुझे खटीमा से चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? जरा एक बार आप लोग देखिए, उधर से दोनों हाथ उठा के बता दीजिए कि लड़ना चाहिए कि नहीं। मेरे पत्रकार भाइयों जरा पीछे की तरफ देख लीजिए जरा आप। मैं अभिभूत हूं और मुझे लगता है कि मैं जितना भी काम करूं, वैसे मैंने कोशिश की है जब आप लोगों ने मुझे सेवा का अवसर दिया है, जितनी मेरी योग्यता है, जितनी मेरी क्षमता है, मैंने कोशिश करी है कि ये सीमांत क्षेत्र विकास की मुख्य धारा में शामिल हो। लेकिन मैं आप सब लोगों के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता हूं जो आप लोगों ने मुझे विधानसभा का सदस्य बनाया पहली बार। हर बार मैं देखता हूं जब भी कोई अवसर आया, अफवाहें बहुत चलती हैं, बहुत प्रकार की बातें चलती हैं, लेकिन मुझे अपनी यहां की माताओं में, बहनों में, यहां के बड़े बुजुर्गों में, यहां के नौजवानों में, यहां के बच्चों में हमेशा एक वो भाव दिखाई देता है। जब मैं पहली बार विधानसभा के चुनाव के लिए खड़ा हुआ था, उस दिन नामांकन करने जब मैं जा रहा था तो मैं लोहिया हेड के पास जब पहुंचा, कुंवर साहब, जब मैं लोहिया हेड के पास पहुंचा और मुझे पहले इतनी बड़ी भीड़, कभी इतने लोग पीछे मुझे कभी दिखाई नहीं दिए। उस दिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, जब 2012 के चुनाव में पहली बार नामांकन का पत्र भरने जा रहा था, तो लोहिया हेड के कोने पर जब पहुंचकर मैंने पीछे की तरफ को देखा, आप भी पीछे से थी, मोहनी जी भी, तो पीछे से जब मैंने देखा तो इतनी माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे, सारे के सारे झंडा कंधे में लेकर चल रहे थे। छोटे बच्चे भी झंडा उठा रहे थे। तो मैं सच बताऊं तो उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मुझे लगा कि मुझे अपने इस क्षेत्र के लिए कुछ करना है, मुझे अपनी इन माताओं बहनों के लिए कुछ करना है, इन बच्चों के लिए कुछ करना है। उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में आप सबके आशीर्वाद से आने वाले समय में एक शिक्षा के हब के रूप में जाना जाए, ये शिक्षा का एक सेंटर बने, उसको लेकर हमने
लगातार इस क्षेत्र में काम किया और आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हर क्षेत्र में हमारे यहां पर आज काम हुआ है। चाहे यहां पर शुरू में आईटीआई नहीं होता था, आईटीआई खुला, यहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं होता था, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, यहां पर केंद्रीय विद्यालय नहीं होता था। और जब मैं केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात करता था तो बहुत सारे लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिन्होंने अपने समय में कोई काम किया नहीं, लेकिन जब मैं उनसे कहता था कि यहां केंद्रीय विद्यालय खोलना है तो कहते थे कि अरे पुष्कर सिंह धामी ये फालतू की बात करता है, कहां से यहां केंद्रीय विद्यालय खुल जाएगा, यहां इसके लिए मानक नहीं है। 2014 में जब केंद्र में आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी की सरकार बनी तो हमारा 2019 आते आते जिसके लिए हम प्रयास कर रहे थे, 2019 में हमारे यहां पर केंद्रीय विद्यालय खुल गया और केंद्रीय विद्यालय चल रहा है। आने वाले समय में इसका जो हमारा टीडीसी का मैदान है उस मैदान पर केंद्रीय विद्यालय चलेगा। उसके लिए 8 एकड़ जमीन हमको मिल गई है, जल्दी ही उस पर नया भवन खड़ा होगा और वो नया भवन यहां के सभी बच्चों के लिए उनके शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी प्रकार से हमारे यहां पर जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और मैं बचपन से सोचता था कि हमारे यहां के बच्चे आगे आने चाहिए, सीमांत क्षेत्र के जनजाति बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन बार बार सोचते थे कि उनके लिए कोई अच्छा संस्थान यहां पर होना चाहिए। तो हमने उसके लिए भी प्रयास किया। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे यहां पर एकलव्य आवासीय विद्यालय दे दिया और एकलव्य आवासीय विद्यालय दिया ही नहीं, अभी उसका हमने शिलान्यास ही नहीं बल्कि लोकार्पण भी कर दिया। और हमारी सरकार है, हमारी सरकार जो हम कहते हैं हमने किया है, करती है, करेगी, और ये काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर सकती है। आपने देखा होगा यहां पर हमारे सैनिक भाई बंधु बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं। मैं देखता था मेरे पिताजी भी बचपन से यहां, जिस दिन उनको कैंटीन जाना होता था, सुबह 4 बजे उठ जाते थे और 5, 5:30 बजे घर से निकल जाते थे और बनबसा से लौटते लौटते उनको दिन में 2-3 बज जाता था। मैं जब मुख्य सेवक के रूप में नहीं था, उससे पहले ही मैंने तय किया था कि अब हमारे इस क्षेत्र के हमारे सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को अब बनबसा में लाइन न लगानी पड़े, ज्यादा उनको भाग दौड़ न करनी पड़े, उनको खटीमा में ही ये सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो आप सबके आशीर्वाद से आज खटीमा में कैंटीन भी खुल गई है और कैंटीन के लिए जगह भी मिल गई है। उसके लिए 7 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी हो गई है। खेल का स्टेडियम यहां पर बन गया है। बाईपास यहां पर लंबे समय से लोग कहते थे बाईपास नहीं बनेगा, अब कुंवर साहब आपका तो बढ़िया हो गया, आपके घर के पास से बड़ा नेशनल हाईवे निकलेगा, पांडे जी के पीछे से निकलेगा। उसके बारे में भी लोग कहते थे नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे काम हैं आपके बगल में। आज मैं ये भी बताना चाहता हूं, जिस रोड से मैं यहां आया हूं अभी, उस रोड से इसको हमने स्टेट हाईवे 70 घोषित किया है। 54 किलोमीटर का स्टेट हाईवे है और ये स्टेट हाईवे हमारा झनकट से जसारी, सबौरा, द्यूरी, बिरिया मझोला, श्रीपुर बिछुआ, बगिया घाट, नौगवानाथ, बिजपुरी होते हुए चकरपुर तक आएगा यहां से। और उधर से हमारा चकरपुर गन्ना सेंटर से जाएगा, लालकोठी, उधर लोहिया है, नगरा तराई, झनकैया होते हुए सीधे वहां पर निकलेगा चारू बेटा फैक्ट्री के पास, और वहां से 17 मील होते हुए नौसर, प्रतापपुर होते हुए नानक सागर कॉलोनी में निकलेगा। ये 54 किलोमीटर का स्टेट हाईवे हमने पहले ही हमारी सरकार ने घोषित कर दिया था। आने वाले समय में
ये स्टेट हाईवे अभी माननीय गडकरी जी ने उसको भारतमाला श्रृंखला से बनाए जाने की घोषणा कर दी है और जल्दी उसके लिए धनराशि जारी होगी। भाइयों बहनों, चूंकि बोलने के लिए मेरे पास बहुत है, खटीमा के बारे में बोलूंगा तो मैं खटीमा के बारे में कई घंटों बोल सकता हूं। जैसे कोई बहुत सारे मेरे मित्र ये सोचते हैं कि अब मैं थोड़ा मेरा उतना आना जाना नहीं है, लेकिन मुझे एक एक गली याद है, एक एक जन याद है, सब जो योजनाएं हमने शुरू की थी वो सारी याद हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमने 3-4 लोग इस क्षेत्र के लिए लगा रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं स्वयं समीक्षा करता हूं कि कौन सा काम हो गया, कौन सा नहीं हुआ, कौन सा घोषणा में आया, कौन सा नहीं आया, किसके लिए धनराशि जारी हो गई, किसके लिए नहीं हुई, कौन सी आधी हुई है, कौन सी पूरी हुई है। इसलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश का चल रहा है। मैं बोल यहां से रहा हूं, लेकिन ये 70 के 70 विधानसभाओं में सारे लोग सुन रहे हैं। मैं प्रदेश के लोगों से भी इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं अब प्रदेश की सेवा में लगा हूं तो खटीमा मेरा आना कम होता है, इसलिए मैंने आज खटीमा को ही चुना कि मैं खटीमा के आप सबके बीच से पूरे प्रदेश को अपनी बात बताऊं। भाइयों बहनों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है। आज चाहे धर्म की पताका फैलाने की बात हो या संस्कृति की बात हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आज सेना की बात हो, सेना के मनोबल को बढ़ाने की बात हो, चाहे गलवान का संघर्ष हमने देखा है, चाहे म्यांमार की घटना देखी है, या हमने हमारी सेना को दुश्मन के घर में जाकर उनको मार गिराने की जो ताकत आज सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में हमारी सेना के पास पहले से भी थी, उसको और मजबूत करने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। लेकिन अभी 2 दिन पहले पंजाब की सरकार ने किस प्रकार का घिनौना कृत्य किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री हमारी संवैधानिक व्यवस्था के हेड होते हैं। प्रधानमंत्री एक संस्था होती है और उस संस्था का अपमान लोकतंत्र का अपमान है। उनकी सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, इतनी बड़ी चूक क्या होनी चाहिए? प्रधानमंत्री को आखिर इस प्रकार से करना, उत्तराखंड की जनता कभी इस प्रकार के कृत्य को स्वीकार नहीं कर सकती है। आज क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, उनके सामने ठीक वैसी स्थिति हो गई है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप लोगों ने देखा था किस प्रकार से सरकार में रहते हुए उन्होंने काम किया। 2014 से लेकर 2022 आ गया है, एक भी घोटाला नहीं हुआ देश के अंदर, एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया और लगातार देश आगे बढ़ा है। चाहे उज्ज्वला योजना देने की बात हो या भाई बहनों या आयुष्मान भारत की योजना का लाभ देने का मामला हो, ये लगातार हमारे सामने है। आज अगर कोई बीमार हो जाएगा तो उसके पास इस बात की गारंटी है कि अगर आपने आयुष्मान कार्ड आपके पास है तो आपको 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो मुफ्त में देने का काम स्वास्थ्य विभाग करेगा, हमारे अस्पताल करेंगे, भारत की सरकार करेगी। ये काम किसी और ने नहीं किया है, ये काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। उज्ज्वला योजना किसी के बारे में कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी माताएं बहनें जो जंगल जाती थी, लकड़ी काटने जाती थी और चूल्हा फूकते फूकते उनके कलेजे के अंदर 400 बीड़ी और सिगरेट के बराबर धुआं चला जाता था, उससे निजात दिलाने का भी काम किसी ने किया है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम गैस सिलेंडर में, गैस चूल्हे में हम भी खाना पकाएंगे। उन सबको भी यह अवसर देने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। आज चाहे जिस क्षेत्र की बात करिए, उनका केवल और केवल एक ही संकल्प है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, सरकार पहुंचनी चाहिए, शासन पहुंचना चाहिए, सहायता पहुंचनी चाहिए। इसी ध्येय को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
अभी मैं आप सबको बताना चाहता हूं, कल भारत सरकार की कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। यह महत्वपूर्ण फैसला हुआ है जौलजीबी हमारा धारचूला में भारत और नेपाल को जोड़ने वाला जो पुल है, उस पुल को अगले 3 सालों के अंदर बनाया जाएगा। इसकी स्वीकृति भारत के कैबिनेट ने कल दी है। मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा ये सीमांत क्षेत्र है और इस सीमांत क्षेत्र में हमारा रोटी बेटी का संबंध है, हमारा आना जाना है, हमारी एक जैसी संस्कृति है, एक जैसी परंपराएं हैं। नेपाल के लोगों से हमारा आत्मीय भाईचारे का रिश्ता है, सदियों सदियों का रिश्ता है। उस रिश्ते को ये पुल बनने से और प्रगाढ़ता होगी और मजबूती मिलेगी। भाइयों बहनों, आज डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार क्या होती है मैं बताना चाहता हूं आपको। डबल इंजन का मतलब होता है कि प्रदेश और देश, केंद्र और राज्य दोनों में एक सरकार हो, और जब एक पार्टी की सरकार हो, एक प्रकार की सरकारें होती हैं, तो जो प्रदेश की आवश्यकता होती है, प्रदेश की जो जरूरत होती है या प्रदेश की जो मांग होती है, उस मांग को केंद्र की सरकार अपनी प्राथमिकता में रखती है। यानी कि वही काम केंद्र से मंजूर होते हैं जो प्रदेश को चाहिए होते हैं या जिसकी जरूरत होती है। इसी प्रकार से केंद्र की भी प्राथमिकता होती है। केंद्र की प्राथमिकता वो हो जाती है जो प्रदेश से जिन बातों की मांग आती है या जिस चीज की जरूरत होती है। अगर आज 1 लाख करोड़ की योजनाओं का यहां पर स्वीकृति प्रदान हुई है, तो वो इसीलिए हुई है कि केंद्र और राज्य में दोनों में एक ही दल की सरकार है, एक ही सरकार है जो मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार है। नहीं तो आपने देखा होगा एक जमाने में क्या होता था, राजीव गांधी जी कहते थे अगर हम 1 रुपया दिल्ली से भेज रहे हैं, 100 रुपया वहां से भेज रहे हैं, तो व्यक्ति के पास जो लाभार्थी होता था उसके पास मात्र 10 रुपए पहुंचते थे, क्योंकि तब देश के अंदर मजबूत सरकार नहीं होती थी, तब मजबूर सरकार होती थी। मोदी जी के नेतृत्व में आज मजबूर सरकार नहीं है बल्कि मजबूत सरकार है। अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो 1 रुपया सीधे खाते में पहुंचता है। भाइयों बहनों, प्रदेश की जनता ने लगातार जो मोदी जी के द्वारा काम किए गए, जो हमने काम किए हैं, जिन योजनाओं को हमने शुरू किया है, उन योजनाओं को हमने पूरा किया है। यानी कि जिन योजनाओं का हमने शिलान्यास किया है, उन योजनाओं का हम लोकार्पण भी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आज ऐसे लोकार्पण के कार्यक्रम 70 की 70 जगह पर हो रहे हैं। भाइयों बहनों, ये यात्रा किसी की निजी यात्रा नहीं है। हमारे मंत्रीगणों की, हमारे विधायक गणों की, हमारे सांसद गणों की, हमारे जनप्रतिनिधि गणों की ये निजी यात्रा नहीं है। ये यात्रा हमारे पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है और इस सामूहिक यात्रा को गंतव्य तक पहुंचाना है, इस यात्रा को लक्ष्य तक पहुंचाना है। ये यात्रा लक्ष्य तक तभी पहुंचेगी जब हम सब लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और मोदी जी का जो सपना है, मोदी जी का जो विजन है, उन्होंने कहा है कि आने वाला जो दशक है, ये दशक 20 से 30 का दशक, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस उत्तराखंड को दशक बनाने के लिए हम सबको संकल्प लेना होगा, मुट्ठी बांध के हम लोगों को संकल्प लेना होगा कि हम लोग आज यहां से सौगंध लेकर जाएं, शपथ लेकर जाएं और एक प्रकार से सौगंध यहां से लेकर जाएं कि हम लोग उत्तराखंड का इसको दशक बनाएंगे। इसके लिए हमने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं, इतने सारे कार्यक्रम शुरू किए हमने। बोधिसत्व जो जिसकी विचारों की श्रृंखला, जिसमें हम बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले, उन सभी को लेकर हम एक विचारों की श्रृंखला से जो विचार आ रहे हैं उसको रोड मैप के आधार पर तैयार कर रहे हैं। और सारे विभागों को हमने कहा है कि सारे विभाग, उत्तराखंड के जितने भी हमारे विभाग चलते हैं, कि अपना एक 10 सालों का वो रोड मैप बनाकर जो है तैयार करें, जिससे कि आने वाले समय में हम उस रोड मैप के आधार पर जब हमारा उत्तराखंड राज्य 25 वर्ष का होगा, आज हमने 21 वर्ष पूरे किए हैं, और जब हम 25 वर्ष पूरे करें उस समय हम विकास की जो यात्रा है, उस यात्रा में हम देश के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने। उसके लिए हमको संकल्प लेकर जाना होगा और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारी ये यात्रा पूरी होगी और हम अपने संकल्प को सिद्ध करेंगे।
भाइयों बहनों, हमारे यहाँ पर बहुत सारी परेशानियां भी हैं। भौगोलिक परिस्थितियां हमारी बहुत अलग अलग प्रकार की हैं। हर साल यहाँ पर कहीं पर आपदा आ जाती है, कहीं भूस्खलन हो जाता है, कहीं पर अतिवृष्टि हो जाती है। उन सब के लिए भी हम आने वाले समय में एक अनुसंधान का केंद्र यहाँ खोलने वाले हैं, जो केवल उत्तराखंड के लिए नहीं होगा, वो संपूर्ण देश के लिए भी काम करेगा। उत्तराखंड के साथ साथ अनुसंधान करेगा, जिससे कि इस प्रकार की जो आपदाएं हैं, इस प्रकार की अतिवृष्टि है, उनसे भी हम निपटने में सक्षम हो। आज के अवसर पर मैं पुनः आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से, पूरे उत्तराखंड वासियों के आशीर्वाद से, 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के आशीर्वाद से हमारी ये यात्रा गंतव्य तक पहुंचेगी। आपका आशीर्वाद जैसे हमको मिलता रहा है, हमारी पार्टी को मिलता रहा है, माननीय मोदी जी के साथ जिस प्रकार का आपका समर्थन है, वो समर्थन जारी रहेगा। तो हमारा भाव है कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम काम कर रहे हैं और हर पल हर क्षण एक दिन भी रुके बिना, एक दिन भी हटे बिना कि रुक मत जाना, थक मत जाना और चलते जाना, कहते जाना भारत मां की जय, भारत मां की जय। इस ध्येय वाक्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को, पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे प्रदेश के हमारे माननीय मंत्रीगणों को, माननीय सांसद गणों को, माननीय विधायक गणों को, माननीय जनप्रतिनिधियों को और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए लाखों लाख भाई बहनों का, सबका अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी लोग वहां छतों पर भी दिखाई दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं इधर भी बड़ी संख्या है, उधर भी बड़ी संख्या है। जहां तक नजर जा रही है वहां सब लोग छतों पर खड़े हुए हैं। मैं आप सबका भी अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इतनी बड़ी संख्या देखकर मैं अभिभूत हूं कि कल रात तक भी मेरा कार्यक्रम तय नहीं था। कितने बजे डीएम साहब तय हुआ? आप हजारों हजार की संख्या में यहां पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी जो है यहां पर खटीमा से 41 करोड़ 45 हजार की जो योजनाएं उनका शिलान्यास हुआ है और 32 करोड़ 86 हजार की योजनाओं का कुल मिलाकर 74 करोड़ 32 लाख की योजनाओं का आज यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है। उसके लिए भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चले गए? इसी के साथ साथ गदरपुर में आज मंडी परिषद का भी, आज कृषि उत्पादन मंडी समिति गदरपुर का, जो कि 21 करोड़ की योजना से 21 करोड़ 95 लाख की धनराशि से बन रही है, उसके लिए भी चूंकि उस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को, लोगों को, कृषि के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को बहुत सहायता उनकी होने वाली है, बहुत लाभ होने वाला है। कृषि के क्षेत्र में एक उस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। उसकी भी मैं घोषणा करता हूं कि उसका भी वहां पर आज लोकार्पण हो जाएगा। इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।